Hello guys, friends. Hi. We'll continue with the topic of the chemical kinetics. If you remember, last time I've explained to you about the rate law. ठीक है, I've done a couple of sums of rate law. If you remember, R1, R2, R3 वाला sums मैंने किया था and explained you the many of the conditions, factors. Right? काफी कुछ concept मैंने आपको clear करके दे दिया था rate law पे. Now today I told you that third lecture is very important because today I'm going to start with the concept of order. Molecularity मैंने explain किया था. देखो, हमको confuse नहीं होना molecularity और order में. मैं 1-2 मिनट का रिवीजन करूंगा मॉलिक्युलरिटी पे बिकॉज आपका एंटायर टॉपिक, आप लिसन टू बी केयरफुली, जेई मेंस, नीट, सीटी, एनी एंट्रेंस थियोरी, ऑल द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ योर एंट्रेंस इज बेस्ड ऑन योर टुडेज लेक्चर विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अच्छा, हमने मॉलिक्युलरिटी क्या पढ़ा था एक सिंपल वर्ड में. पहले एक सिंपल बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना हमको दो चीजों में. देखो, अगर जब मैंने आपको मॉलिक्युलरिटी बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्युलरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. बराबर है, मैंने ये बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ये मैंने आपको बताया था. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर H2O अगर बनता है, अगर H2 प्लस हाफ O2 बनता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, तो हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं रिएक्शन में. याद आया ना? दैट्स कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, सपोज H2 प्लस I2 लिख देता हूँ, तो दैट विल बिकम 2HI. तो ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. 1 + 1 2 हो गया. ठीक है, ये आपकी मॉलिक्युलरिटी की कॉन्सेप्ट थी जो मैंने आपको बताया था. अच्छा, अब आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे. ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा. यहाँ पर देखना ऑर्डर. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? पहले इसका हम डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका बोलता है, मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज में दे देता हूँ सो दैट द थिंग्स आर वेरी क्लियर. See, order is defined as the exponent. Order is defined as the exponent. ठीक है, defined as the exponent to which the concentration of the reactant, to which the concentration of the reactant is raised in a rate law equation. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए रेट लॉ इक्वेशन. ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, ऑर्डर इज क्या बोला मैंने, चलो डिफाइन करते हैं. ऑर्डर इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेज्ड इन ए रेट लॉ इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, ए प्लस बी बन रहा है आपका एक प्रोडक्ट. ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम बात करेंगे तो इसका रेट हो जाएगा इक्वल टू K टाइम्स A⁴A एंड B⁴B. सुनना मेरी बात, इसको बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा कम से कम पूरा एक्सप्लेनेशन माइंड में जाने के लिए. A⁴A प्लस B⁴B हो गया. तो ऑर्डर क्या हो गया अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम ऑर्डर बात करेंगे तो इसकी ऑर्डर A है और इसकी ऑर्डर B है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड विथ रिस्पेक्ट टू B. बराबर, ईच रिएक्टेंट का बात करो. देयरफॉर हम लोग एक बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर. अगर ओवरऑल ऑर्डर बोलूंगा मैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर मतलब सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स. सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स मतलब बात करूंगा, सो देयरफॉर इट विल बिकम A प्लस B. ठीक है, A प्लस B मतलब सीधा क्या करने का, रिएक्टेंट का जो पावर रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्स या पावर बोलते हैं, उसको सीधा ऐड करने का, दैट विल बिकम द ओवरऑल ऑर्डर. अदरवाइज हम लोग इसको बोल रहे हैं ऑर्डर A है विथ रिस्पेक्ट टू A, B है विथ रिस्पेक्ट टू B, दोनों के अलग अलग ऑर्डर है ना. ठीक है, अब ऑर्डर का मैं मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में, एक अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इन ए रेट लॉ इक्वेशन. फिर मैं आपको जेई मेंस और इसका बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, नाउ ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में मेरे को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है.
ठीक है, ऑर्डर एक मॉलिक्युलरिटी में मुझे कंफ्यूजन होता है कि अगर ये मोल्स है तो ये भी तो मोल्स ही है ना यहाँ पर, तो डिफरेंस क्या है? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सुनो अभी ध्यान से कि कैसे ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट हो गया, देखो मैं यहाँ पर डिफरेंस करके समझाता हूँ। चलो ये हो गया, ओवरऑल ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। हमको ये क्लियर करना है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर के बीच में, कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं सेम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 विल बिकम 2H2O प्लस O2, तो दोनों साइड में सेम एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है। और इसका रेट क्या रहेगा, R इक्वल टू K टाइम्स H2O2 रेज टू 2, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना। 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है वाटर प्लस O2, दोनों में मैंने सेम इक्वेशन रखा है, और रेट तो इसका ये है कि H2O2 रेज टू 2 है। अच्छा, कितना मोल्स है इसका, मॉलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स आपको लग रहा है, 2 ना, मतलब कौन सी मॉलिक्युलरिटी हुई इसकी, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं देयरफॉर इट इज ए बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, ठीक है ना, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। और ये कैसे आया, देखकर आया ना, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, मेरी लैंग्वेज सुनो ध्यान से, जरा कॉन्सेंट्रेट करो। जब मैंने, क्यों मैं अपने तरीके से पूरा पढ़ा रहा हूँ कंप्लीटली इसको, ठीक है, इजी करके। जब इसको 2 लिखा हुआ है तो आपने मुझे बाई मॉलिक्युलर बोला, 1 लिखा होता तो आप मुझे यूनी बोलते, 3 लिखा होता तो आप मुझे ट्राई बोलते थे, तो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन हो गया। सो देयरफॉर आई कैन से, ये कैसा आया आपका, जो जैसा दिया है मैंने वैसा ये डेटा आया है, तो इसको हम लोग मेंटली, ठीक है, मेंटली मतलब जो माइंड में मेरे को दिख गया, यहाँ पर 2 लिखा है तो मैंने बाई बोल दिया, 3 होता तो ट्राई बोलता, 1 होता तो यूनी बोलता। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मोल्स दिया हुआ है वो हम उठा के मॉलिक्युलरिटी में ले लेते हैं, कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आग बंद करके, दैट इज बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। अच्छा, अब आप बताइए मेरे को, इसके अंदर K इक्वल टू H2O2 रेज टू 2 है, मतलब रिएक्टेंट का पावर कितना है, 2, एक्सपोनेंट जिसको बोल रहे, तो देयरफॉर इसकी ऑर्डर कितनी हो गई बताओ मुझे, देयरफॉर इसकी ऑर्डर हो गई 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2 नहीं बोलने का, सेकेंड बोलने का, सेकेंड ऑर्डर, ऐसा हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ऐसा बोलते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बढ़िया सिंपल हुआ, एनी डाउट टिल नाउ, फिर मैं आगे बढ़ू, चेक करो 1 मिनट। चेक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर हुआ, तो इसकी ऑर्डर 2 हो गई। अच्छा ठीक है, अच्छा यू नो वेरी वेल, हर एक रिएक्शन का अपना एक खुद का एक मैकेनिज्म होता है, एक मेथड होता है, वो पूरे मैकेनिज्म से होता है पूरा कंप्लीटली, ऐसे नहीं हो जाता कि आपने H2O2 ले लिया और बन गया। अच्छा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, वाटर बनता है, तो मतलब क्या हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, वाटर बन गया? अरे अंदर पहले बॉन्ड टूटेगा, थर्मोडायनेमिक्स, बॉन्ड टूटेगा, फिर एटम्स बनेंगे, फिर वो एटम ज्वाइन होके बनेगा H2O, सिमिलरली उसके मैकेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो अब ये भी कैसा है, ये ऑर्डर आपको कितना दिया था मैं 2, तो ये सेकंड ऑर्डर लिख दिया मैंने, कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिख दिया, ये अगेन मेंटली, अरे वर्ड सुनो ना मेरे, बाद में बताऊंगा ना यार, मेंटली बराबर। अच्छा, बट ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैकेनिज्म दे रहा हूं, ये एक्चुअली कौन से मैकेनिज्म से होता है, मैकेनिज्म पहला क्या होता है, देखो ये H2O2 देता है, वो स्प्लिट होके बनेगा H2O प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, शायद आपको पता रहेगा, ये आपने सुना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन करके होता है, बराबर। अच्छा, कम से कम 1000 मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके अंदर, 1000 मॉलिक्यूल्स बीके के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रहेंगे, जो टूट के H2O प्लस O, H2O प्लस O, H2O प्लस O ऐसे बन रहा रहेगा, समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन एक है वो रिएक्ट करेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन से और बन जाएगा O2। अच्छा, हर एक रिएक्शन का अपना एक मेन प्रोडक्ट होता है, H2O2 का मेन क्या बनने का था, ऑक्सीजन बनना चाहिए था। अब देखो ऑक्सीजन बन गया, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, O से आया, O किधर से आया, फर्स्ट स्टेप से आया। अब फर्स्ट स्टेप में H2O2 का मोल्स कितना है, 1, राइट, बराबर। Therefore इसका जो रेट रहेगा दैट विल बी K टाइम्स H2O2 रेज टू 1,
क्योंकि देखो O2 बिना O के नहीं आएगा और O आया फर्स्ट स्टेप में। जब तक ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो सेकंड स्टेप नहीं होने वाला है। और इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज RDS। क्या बोला मैंने? RDS, वेरी इंपॉर्टेंट। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो मैंने क्या बोला? इधर लिख देता हूं मैं आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को RDS बोलते हैं, मतलब वो डिटरमाइन करेगा रेट को, वो स्टेप। अरे भाई O2 बिना O के नहीं बनने वाला है और O आपके फर्स्ट स्टेप में आ रहा है। ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, ये नहीं है, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में देखो H2O2 का अब ऑर्डर कितना आया? 1 है। तो ये देखो पावर इसका 1 है क्योंकि यहाँ पर मोल्स 1 था। तो देयरफॉर इसका ऑर्डर अब कितना आएगा? देयरफॉर इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट सेकेंड ऑर्डर। समझ में आ रहा है कुछ? एरो डालता हो, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये कैसे आया? अब मैं आपको एक वर्ड देता हूं, ये कैसे आया बताओ मेरे को? ये आया नॉट मेंटली, ये आया एक्सपेरिमेंटली। समझा? ये वर्ड मुझे डालना था इसलिए मैं मेंटली लिख दिया था। एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो मॉलिक्यूलरिटी एक अंधे जैसा काम है, मतलब मेंटली डेटा है, जो दे दिया उठा के लिख दिया। बट ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटली डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैं बताऊंगा एग्जाम में, आपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। तो देखो ऑर्डर था कितना? एक्चुअल 1 था, बट हमको चल रहे थे सेकेंड ऑर्डर, बट एक्चुअली वो कितना था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म से आता है। तो सी ऑर्डर इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं ऑर्डर। वो उसके डिटरमाइन करता है पूरा रेट को, RDS। आप कितना भी मॉलिक्यूल्स लोगे वो नहीं है जो रेट को डिटरमाइन करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा देखो इधर, डिफाइंड द एक्सपोनेंट इन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज इन द रेट लॉ इक्वेशन। जो रेट लॉ में रहेगा वो लेने का अपने को रेट पे, वरना नॉर्मल मॉलिक्यूल्स तो आपका मॉलिक्यूलरिटी होगा। जा रहा है दिमाग में, जा रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अभी आपका मैं एक HDA का बढ़िया एग्जांपल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मस्त एग्जांपल है। HDA पढ़ा है ना आपने? ठीक है ना, 12th स्टैंडर्ड में होना है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स याद करो, SN1 SN2 मैकेनिज्म। चलो एक काम करो, जल्दी निकालो नोट्स, SN1 SN2 का नोट्स निकालो और 2 मिनट गो थ्रू करो। SN1 देखो, SN1, SN2 नहीं चाहिए मेरे को, SN1 चाहिए। SN1 का पूरा ऑर्डर पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो SN1 क्यों बोलते हैं जबकि आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो देखो ऑर्डर इस एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म से होता है। तो मैकेनिज्म देखने का ऑर्डर का कभी भी, नॉर्मल वो नहीं देखने का, वरना नॉर्मल तो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूँ। So guys, let us understand the order of the reaction. I gave you the example of H2O2 in the terms of SN1. ठीक है, HDA का मैंने आपको बोला था, जरा वो देखते ऑर्डर के एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑर्डर पढ़ा रहे हम। ऑर्डर नाउ सी इन SN1 मैकेनिज्म, इफ यू रिमेम्बर SN1 अगर मैकेनिज्म बात करूँ तो SN1 क्या होता है आपका, आपने पढ़ा रहेगा। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आप रिएक्ट करते हो एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से और वो बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस Br निकल जाता है, बराबर ना। OH मतलब KOH यूज करते हैं। तो व्हाट यू डू, यू टेक टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके आप टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बनाते हो और Br निकलता है, बराबर है। अच्छा आप मुझे बताओ इसके अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू आर टेकिंग नाउ ऑफ ए रिएक्टेंट? 2। मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बिना OH के आपके प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिना टर्शरी ब्यूटाइल के प्रोडक्ट नहीं बनेगा। गेटिंग माय लैंग्वेज क्लियर? तो देयरफॉर इसका रेट क्या हो जाएगा? आपका रेट हो जाएगा ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक मिनट, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मुझे पता है इसमें क्या आएगा, लेकिन एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया और OH माइनस हो गया, दोनों का पावर 1 है। तो देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर विल बी 1 + 1, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, बराबर, सेकेंड ऑर्डर। तो देखो SN1 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यूनिमोलिकुलर मतलब ऑर्डर 1 बोल रहे हैं। अरे ऑर्डर तो अभी 2 आया, सेकेंड ऑर्डर आया, बिना OH के आपके प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों खाली हम सेकेंड ऑर्डर है, तो क्यों हम फिर SN1 बोल रहे हैं? फिर हम उनको SN2 बोलना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? SN2 बोलना चाहिए फिर, क्योंकि ऑर्डर आपका सेकंड आ रहा है। ये जो SN1 लिखते हैं हम, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर रिप्रेजेंटेटिव।
मॉलिक्युलरिटी तो हम लेते ही नहीं ना, मॉलिक्युलरिटी तो ठीक है ना यार, 2 मॉलिक्यूल्स हमको पता है, तो रेट में ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट नहीं, सेकंड ऑर्डर ये नहीं है। क्यों नहीं है? अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन पे, मतलब इसका आएगा एक्चुअल मैकेनिज्म पे। अच्छा, मैकेनिज्म क्या होता है मेरे को बताओ। देखो, जब ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप लेते हो तो CH3 और Br है, बराबर है, ये है आपका टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आपको OH को अटैच करने का इसमें, ठीक है, Br को निकाल के OH अटैच करने का। बट आपको तो पता है कि Br खुद एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर। नाउ Br आपको पता है कि अपने आप में खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्लेस करेगा? तो देखो, OH फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, पढ़ा है आपने, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब फ्रंट से अटैक नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर उसको फ्रंट से अटैक करना, फिर बैक साइड से अटैक करने करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड अटैक, आपने सुना होगा। लेकिन आपने देखा है कि मिथाइल के बाजू में, ये देखो, कार्बन के बाजू में 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है, बल्कि मिथाइल ग्रुप्स, जिससे क्या क्रिएट होता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस, याद आया? जिससे स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। अब उससे क्या होगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा तो OH बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाता है, मतलब OH को कहीं से भी ना फ्रंट से रिप्लेस ना बैक साइड से रिप्लेस करने का चांस है। लेकिन यार प्रोडक्ट तो बनना ही है मैकेनिज्म में, दैट्स द रीजन कि फर्स्ट स्टेप में हमको OH का कोई काम ही नहीं होता है, कोई काम ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में पहले जो ये Br है वो ब्रेक होगा, बराबर, ये ब्रेक होके क्या बन जाएगा आपका? ये ब्रेक होके बन जाएगा CH3, एक मिनट मैं ऐसे बना देता हूं, CH3 और Br डॉट डॉट माइनस करके निकले होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन होगा। क्या बोला मैंने? हेट्रोलाइटिक फिशन। तो Br माइनस निकल जाएगा और यहां पर कार्बन प्लस रह जाएगा, याद आया? इसको हम लोग कार्बोनियम बोलते हैं। तो कार्बोनियम आयन बन के रेडी होगा, ठीक है, कार्बोनियम आयन बन के पहला वो रेडी करता है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 से चेंज होके sp2 बन गया, मेरी लैंग्वेज क्लियर हो रही है? sp3 से sp2 हो गया, तो OH का कुछ काम ही नहीं है फर्स्ट स्टेप में। फिर देखो, ये कार्बोनियम आयन बनता है। देन ये सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो? जब आप ये टर्ड ब्यूटाइल का कार्बोनियम आयन लेते हो और अब OH को अटैक करो, और आपको पता है OH, अब अगर हम बात करेंगे तो OH फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी कर सकता है, क्योंकि देखो एंगल बढ़ गया। अगर आप देखोगे तो इसमें एंगल 120 डिग्री हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि sp3 में कम एंगल होता है, जगह ज्यादा मिल गया उसको, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा? वो दोनों से अटैक करेगा। दैट्स व्हाई यू नो वेरी वेल, जब टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है तो आपने पढ़ा रहेगा 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन बनता है। ये एग्जांपल एक्चुअली आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा दे रहा हूं। याद है, 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन बनता है, क्योंकि फ्रंट से आया तो सेम अपनी जगह पर भी आया, मतलब रिटेंशन, पीछे से अटैक किया तो इन्वर्शन। अब आप मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट कब बनता था टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का? ये जो देखो ऐसे बनता था, CH3OH। ये कब बनता था आपका प्रोडक्ट टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल? बिना कार्बोनियम के नहीं बनता था। कार्बोनियम कहां से आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में आ रहा है। और फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में OH का कोई काम नहीं है, फर्स्ट स्टेप पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कौन सा स्टेप है यार? कम ऑन, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब ये डिटरमाइन करेगा। और ये फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे OH का कोई काम नहीं है, मतलब पूरा रेट सिर्फ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई ये ऑर्डर सेकंड नहीं होता है। देखो, ये OH पे डिपेंड नहीं करता है, मैं क्रॉस मारता हूं, सिर्फ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज नॉट सेकंड ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर एंड यूनिमोलिकुलर, क्योंकि OH का कोई काम ही नहीं है RDS पे। और एक वर्ड और याद रखना, RDS हमेशा स्लो स्टेप होता है, इसलिए इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप इज ऑलवेज RDS, दिमाग में रखो क्या बोला मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्लो स्टेप, स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्लो स्टेप इज RDS। तो देखो ऑर्डर कैसा था, ऑर्डर आपका बोल रहे थे 2 था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से 1 आया,
तो मैकेनिज्म पे पूरा डिपेंड करता है सारे, इसलिए तो आप ऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक में आप उसको पूरे मैकेनिज्म पे आप पढ़ते हो पूरा कंप्लीटली, सारा मैकेनिज्म्स होता है अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, बाकी सब में आप मैकेनिज्म पढ़ोगे। तो देखो ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 का। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ऐसे होता है कंप्लीटली, बताऊंगा बाद में। तो देखो समझा अभी आपके दिमाग में गया SN1 का, चेक करो, नोट डाउन करो। ठीक है ना, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म। इससे देखो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी SN2 आपने पढ़ा रहेगा। SN2 में क्या होता है, SN2 में एक स्टेप में होता है, आप मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करते हो मिथाइल अल्कोहल में, लेकिन तभी बैक साइड का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये वर्ड याद रखना, स्टीयरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि वहां पर बल्कि ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, तो फ्रंट और बैक दोनों से अटैक करता है। दैट्स व्हाई वो SN2 होता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं। बट यहां पर रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे। दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ SN1 मैकेनिज्म। ठीक है ना, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा आपके। अब मैं आपको शॉर्टकट देने की कोशिश करूंगा कि जेई मेंस, नीट में, सीटी में कैसे आपको एनालाइज करना है कि ऑर्डर क्या है और ओवरऑल ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करते बैठने का, मैकेनिज्म करते बैठने का, तो मैं आपको बताता हूं। एंड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यस, मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, हम कभी आधा मॉलिक्यूल्स नहीं लेते। हाँ, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन। क्लियर, चलो नोट डाउन कर लो। So guys, I have explained to you about the order of the reaction. ठीक है, समझ में आ गया ना, SN1 का हमने एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर क्या होता है। Now I'll give you the equations like how to determine the order of the reactions. I told you. ठीक है, और मैंने बोला था कि ऑर्डर में क्या एक वर्ड था, रेट लॉ। तो देखो मैं एक थोड़े से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिख के देता हूं मैं। ठीक है, इधर देखो, सी एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ 2a, एग्जाम में अगर ऐसा दिया रहेगा 2a + 3b बिकम्स 1 प्रोडक्ट। ठीक है, और उसका रेट ऐसा दिया रहेगा R = K, A⁻² एंड B⁻1। ठीक है, ये दिया रहेगा आपको एग्जाम में। अब आप क्या बोलोगे मेरे को, ऑर्डर क्या है इसका, ओवरऑल ऑर्डर में बात करो, ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा। देखो अगर आप ये देखोगे तो 2 + 3 दैट इज 5, फिफ्थ ऑर्डर आप बोलोगे। क्या बोला मैंने, 2 + 3 आप फिफ्थ ऑर्डर बोलोगे। नहीं, गलत। मैंने क्या बोला था, आपको ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ देखना है, रेट जो R दिया रहेगा, बिकॉज जो रेट में कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल डिटरमाइन द RDS। आई टोल्ड यू दैट कॉन्सेंट्रेशन पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल डिटरमाइन द रेट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन रेट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर वो होता है जो रेट को लेके चलता है। ठीक है, राइट, ऑर्डर वो होता है जो आपके रेट को लेके चलता है। राइट, पूरे रिएक्शन में आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए वो नहीं। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल मेरे दिमाग में क्लिक हुआ अभी, जैसे लाइक यू नो वेरी वेल कि अभी एक लेक्चर चल रहा है। ठीक है, एक समझो एक लेक्चर चल रहा है। अब लेक्चर में 25 स्टूडेंट्स आते हैं, 25 स्टूडेंट्स और मैं, राइट, वन प्रोफेसर, 26 टोटल हो गए 26। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए रिएक्शन के लिए, मतलब लेक्चर एक रिएक्शन है, लेक्चर के रिएक्शन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है, 26 मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है। और 22 मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलरिटी इतना सारा हो गया, इतने सारे हमने मॉलिक्यूल्स लिए, 25 और 1 बराबर है। लेक्चर चलेगा मतलब रिएक्शन का रेट चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं 25 + 1 26 है, मतलब 25 स्टूडेंट्स आप लोग सब और मैं एक प्रोफेसर। मैं बोलता हूं ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 25 26। मैं बोलता हूं 1 है। सोचो, यस, आपके दिमाग में आया कौन, मैं। क्यों, बिकॉज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ही तो जाके आपके रिएक्शन का पूरा लेक्चर चलेगा, और लेक्चर चलेगा मतलब पूरा रेट चलेगा। तो मैं डिटरमाइन कर रहा हूं रेट को, आई एम द RDS। ठीक है, तो ऑर्डर 1 हुआ, नॉट 26। मॉलिक्यूलरिटी 26 था, मेंटली समझ में आया, बट ऑर्डर मैं रेट डिटरमाइन कर रहा हूं। तो जो रेट डिटरमाइन करेगा दैट विल बी द ऑर्डर। और एक एग्जांपल दिमाग में, हाइपोथेटिकल, हम 2 गैस में चाय बनाना चालू करें, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, पानी, 4 चीज ले लिया। अभी दुनिया भर का चीज मत बोलना प्लीज। दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर, 4 चीज ले लिया इक्वल दोनों में, और दोनों में मैं चाय बना रहा हूं इक्वल। अच्छा, एक का गैस फास्ट है, एक का गैस बहुत स्लो है। ठीक है, तो पानी, दूध, चाय पत्ती, शक्कर और गैस, ये 5 चीज मिला के चाय बनता है आपका। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखो, आई रिपीट, पानी, दूध, चाय पत्ती, शक्कर और गैस मिला के आपका चाय बनेगा।
तो मैं बोलता हूँ कि दोनों, एक का गैस बहुत फास्ट है, एक का गैस बहुत स्लो है, किसका चाय जल्दी बनेगा? बिकॉज यहाँ पर तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन बात करें ना टॉपिक में। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू टाइम। तो किसका रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे गैस जिसका फास्ट है उसका ज्यादा। क्यों? क्योंकि पूरा रिएक्शन का ऑर्डर इज गैस। गैस फास्ट है तो रेट बढ़ रहा है, गैस कम है तो रेट स्लो हो रहा है। मतलब ऑर्डर कितना हुआ? 5 नहीं, ऑर्डर 1 हुआ। कौन? वो जो गैस। तो ऑर्डर वो होता है राइट, जो आपके कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट के रेट को डिटरमाइन करेगा, वही हम उसको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर देखो आपके गैस में, गैस विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, आरडीएस। फास्ट करोगे तो जल्दी बनेगा, कम करोगे तो स्लो बनेगा। गेटिंग इट वेरी क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो देखो मैं ये क्या बोल रहा था कि एग्जाम में अगर आपको ये दिया रहेगा तो आप ये नहीं देखोगे, आप हमेशा रेट देखोगे। सो देयरफॉर रेट के हिसाब से बात करेंगे तो ये देखो, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है और इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अलग अलग ऑर्डर बोलने का, लेकिन देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर मतलब टोटल ऑर्डर बोलूंगा। ओवरऑल ऑर्डर रहेगा 2 + 1 दैट इज थर्ड ऑर्डर। देखो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और एक एग्जांपल लिख के देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई राइट H2 + हाफ Br2 विल फॉर्म HBr। ठीक है, O2, H2 + हाफ O2 विल फॉर्म H2O। ठीक है, अब आप देखो H2 + हाफ O2 विल फॉर्म H2O। तो मैंने इसका रिएक्शन ये लिख दिया है वाटर का। अब इसका रेट लिख देते हैं हम लोग। तो इसका रेट रहेगा R = K H2। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ मैं आपको, रुको। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख के समझाता हूँ, 1 मिनट, ये आपको समझ में आ जाएगा। H2 + O2 विल फॉर्म H2O, 2 और 2 लिखता हूँ और इसका रेट मैं ऐसे लिखता हूँ H2 और O2⁻², और ये 1। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये इक्वेशन देखा तो 2H2 + O2 विल फॉर्म 2H2O, ये भी तो राइट है ना, ये भी तो राइट इक्वेशन है, बट ये एक्चुअल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग कभी भी पर मोल पे पढ़ते हैं। तो ये तो सिर्फ हमने बैलेंस करने के लिए किया। बैलेंसिंग एक हाइपोथेटिकल चीज होता है। एक्चुअली इसका इक्वेशन क्या है? एक्चुअली इसका इक्वेशन ऐसे था, देखो H2 + हाफ O2 विल फॉर्म H2। ये इसका एक्चुअल इक्वेशन है। इसलिए देखो इसका रेट कैसे दिया है, ये दिया है R = K H2 और O2। मतलब H2 की ऑर्डर कितनी हो गई? 1, और O2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? हाफ। देयरफॉर इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है? टोटल ऑर्डर रहेगा 1 + हाफ दैट इज 3/2। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? देयरफॉर द ओवरऑल ऑर्डर इज 3/2। ऑर्डर लिख दो ओवरऑल ऑर्डर में। देखो ये 3/2, तो ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड। तो ऐसे एग्जाम में आपको खाली जेईई मेंस, नीट, सीईटी में यही एनालाइज करना है। जो इक्वेशन आपको रेट दिया रहेगा वही लिखना है। आपको याद होगा मैंने R1 R2 R3 का सम किया था। आप याद करो, मेरा अगर प्रीवियस नोट्स होगा तो 2 मिनट खोल के देखो। आपको R1 R2 R3 का जब सम किया था तो वहां पर देखो मैंने बोला था इक्वेशन जो देते हम टाइम पास के लिए देते हैं। उसका जब हमने R1 R2 R3 सॉल्व किया था तो हमने क्या निकाला था? व्हाट इज द रेट लॉ, मैंने बोला था निकालो। और उसमें देखो ए की पावर कुछ और आ रही थी, बी की पावर कुछ और आ रही थी, जबकि इक्वेशन में कुछ और दिया था। दिमाग में गया? सो दैट वाज द रेट लॉ। इसलिए मैं बोला था ऑर्डर में आपको बाद में बताऊंगा। याद करो न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था ऑर्डर आपको आएगा तो ऑर्डर में बाद में बताऊंगा। अगर वो सम उठाओगे तो उसमें आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ए का पावर और बी का पावर। ठीक है, अभी देखो और एक इक्वेशन मैं आपको देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ओके, और एक है जैसे फॉर एग्जांपल लाइक CH3CHO एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनता है आपका मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका रेट है RK एसिटल्डिहाइड रेज़ टू 3/2। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अपने को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है।
तो देखो ये 3/2 है, तो देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर लिख देता हूं, ओवरऑल ऑर्डर विल बी 3/2। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ अभी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगा। अब इसमें क्या आएगा, इधर देखो। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट H2 plus Cl2 will form HCl, 2 HCl लिख देता हूं, और UV लाइट। ठीक है। अच्छा अब समझो इसको, देखो बात को, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनता है आपका यूवी लाइट अंडर प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपको मालूम है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आपको फोटोसिंथेसिस मालूम है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये साइड रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में फूड मैन्युफैक्चर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है। ठीक है, साइकिल्स उसमें चलते हैं। तो ये साइड रिएक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। अभी बायो में मैं नहीं घुसूंगा, ठीक है, ज्यादा एक सिंपल चीज खाली बता रहा हूं, बायो का एस्पेक्ट नहीं ले रहा हूं। तो ये आपको मालूम है ये साइड रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपका बन जाता है 2HCl। अच्छा मैं बोलता हूं अगर रिएक्शन में अगर आपने फोटोसिंथेसिस, मान लो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपने भर भर के हाइड्रोजन लिया, भर भर के क्लोरीन लिया और सनलाइट लिया ही नहीं, यूवी लाइट मतलब सनलाइट, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा और फूड भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा। मतलब पूरा का पूरा रेट सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है और मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और मैंने ये एरो के ऊपर लिखा है। एरो के ऊपर लिखने का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ? कैटालिस्ट। और यू नो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, कैटालिस्ट नेवर टेक पार्ट इन द रिएक्शन डायरेक्टली, तो हम उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन। ये देखो, देयरफॉर R विल बी इज इक्वल टू K H2 और H2 एंड Cl2। अब बताओ मेरे को, क्या पूरा का पूरा रेट H2 और Cl2 पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो तो सिर्फ यूवी लाइट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब रेट H2 और Cl2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब रेस टू 0, एंड देयरफॉर एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट? 1। तो R इज इक्वल टू K। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये गैसियस का है। क्यों गैसियस का? आपको मालूम है कि गैसेस एड्सॉर्ब होता है सरफेस में। मैंने क्या बोला? एड्सॉर्ब, एडी। आपने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री में, जब वो एड्सॉर्ब होता है तो पूरा सरफेस को इतना कवर कर लेता है कि रेट कांस्टेंट हो जाता है। याद आया सरफेस केमिस्ट्री? आई रिपीट, गैसेस गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस व्हेन इट गेट कंप्लीटली एड्सॉर्ब द रेट बिकम्स कांस्टेंट। जब रेट कांस्टेंट हो जाता है तो रेट बढ़ने वाला ही नहीं है। दैट्स द रीजन कि वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। निकेल का याद करो, अल्कीन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट। हम निकेल यूज करते हैं, रैने निकल। सो कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन अगर आप करेगा तो हमेशा वो जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर मतलब जीरो नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो H2 प्लस Cl2 रेस टू 0 लिखना है आपने को 0। ये तो मैथमेटिकली रेस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, अदरवाइज 0 लिखना है आपको। तो R विल बी इक्वल टू K। और एक रिएक्शन में आपको देता हूं, आपने पढ़ा रहेगा हेबर्स प्रोसेस, याद करो। हेबर्स प्रोसेस याद है ना? इधर लिख देता हूं मैं, देखो फिफ्थ वन। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है आपका? फिफ्थ वन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया 2NH3, बराबर। आपको तो मालूम है कि हेबर्स प्रोसेस में कंडीशन बताओ, आपने पढ़ा रहेगा तो। यू नो हेबर्स प्रोसेस बिना आयरन ऐसे कैटलिस्ट नहीं होता है, एंड वी यूज मॉलिब्डेनम ऐसे प्रमोटर। प्रमोटर भी एक तरह का कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट को पुश करता है रिएक्शन को सुपर फास्ट करने के लिए। और टेम्परेचर होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मेरे को पता, आयरन और मॉलिब्डेनम अगर नहीं लिया तो रिएक्शन हेबर्स का होगा ही नहीं। मतलब रेट N2 और H2 पे डिपेंड नहीं करता है। Therefore, R will be equal to K, N2 raised to 0 and H2 raised to 0. Therefore, R is equal to K. Such a reaction is also called as zero order reaction. देख लो मैं क्या दे रहा हूं, ये है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका डेरिवेशन भी करूंगा। जीरो ऑर्डर मतलब मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, rate is independent of concentration of reactant। ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंप्लीटली वो सीधा कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। देखो ये सच ए रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर मतलब इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। कैटलिस्ट पूरा उसको डिटरमाइन कर रहा है कंप्यूटर। सो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपके सिलेबस में मैक्सिमम अभी डेरिवेशन करूंगा जीरो ऑर्डर पे और फर्स्ट ऑर्डर पे करूंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट यूनिट भी दूंगा कि कैसे लिखना है इसका। पहले लाइन बाय लाइन आराम से आते हैं, पहले ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया, राइट? इतना टाइम लग गया कॉन्सेप्ट को खाली इसको क्लियर करने के लिए, फिर मैं डेरिवेशन पार्ट पे जाऊंगा। नोट डाउन कर लो इसको। सो ठीक है गाइस, नाउ अभी आपको ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल गिव यू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? के की बात कर रहा हूँ। अब एक एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा? देखो जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो जैसे फॉर एग्जांपल यू नो आर इज इक्वल टू के होता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का जीरो हो जाता है, ये तो चला जाता है। तो देखो देयरफॉर के विल बी इक्वल टू व्हाट? आर, रेट हो गया। अब रेट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर लीटर, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे के लेक्चर में भी पढ़ाया, याद करो। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड जैसे मैं अगर देता हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आर इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो देयरफॉर के क्या हो जाएगा? के विल बिकम आर अपॉन ए। आर क्या है? रेट आपका होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है ना मोल्स, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। ए मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स पर लीटर। तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर, ये कैंसल, तो बचेगा सेकेंड रेज टू -1। देखो ठीक है, क्लियर विद दिस। तो मोल रेस टू माने तो ऐसे हम सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबका निकाल सकते हैं, लेकिन फिर देन ये अभी बार बार मैं इतना मेथड्स नहीं कर सकता। एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूँ फॉर ऑर्डर के लिए, ठीक है। टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए कभी भी फॉर्मूला याद रखना, मोल रेस टू 1 - n, लीटर रेस टू n-1, सेकेंड रेस टू -1, ठीक है। दिस इज फॉर nth ऑर्डर, मैं nth ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एक सिंप्लीफाई करके मैं आपको दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो एग्जांपल में अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूंगा, मैं जीरो ऑर्डर की, तो आपको क्या लेना है? n इक्वल टू 0 लेना है। अगर आप n इक्वल टू 0 लोगे, समझ में आ रहा है? अगर आप n इक्वल टू, रिपीट, फॉर्मूला क्या है? मोल रेस टू 1 - n, गड़बड़ मत करना, लीटर का n-1 है और सेकेंड का n-1 है, खाली 1 - n, n-1 -1। अब जीरो ऑर्डर है तो मतलब n क्या लोगे? 0 लोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 0 1 हो जाएगा, ये 0 - 1 -1 होगा, और ये सेकंड हो जाएगा। मतलब क्या फॉर्मूला आएगा? यही आने वाला है, मोल रेस टू, यही फॉर्मूला आएगा ना आपका। मोल 1 - 0 1 आ जाएगा, लीटर -1 आएगा, सेकेंड -1 आएगा। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर का लेना है तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या लोगे आप? 1 लोगे, तो डाल दो 1 - 1 0, मतलब चला गया, 1 - 1 0 चला गया, तो खाली क्या आएगा? सेकेंड रेस टू -1। सेकेंड ऑर्डर के लिए लो, सेकेंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा? कम ऑन, क्या आ जाएगा? मोल रेस टू 1 - 2 -1, लीटर रेस टू 2 - 1, सेकेंड रेस टू -1, ठीक है। देख लो क्या क्या मैं लिख के दे रहा हूं आपको। मैं लीटर पर मोल, मतलब कैसे बोलेंगे हम इसको लैंग्वेज में? लीटर पर मोल पर सेकेंड, ऐसे आप निकाल सकते हो फॉर nth ऑर्डर के लिए। ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला था, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको गैसेस का भी देता हूं। ये
ऐसे मार्क कर देता हूँ और एक इधर लिखता हूँ फॉर गैसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ATM रेज टू 1 माइनस n सेकेंड रेज टू -1, आपको याद रखना ज्यादातर यही है था, ठीक है। यू नो गैसेस अगर हम बात करेंगे तो गैसेस विल बी द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हम कैसे लेते हैं, हम पार्शियल प्रेशर के हिसाब से लेते हैं ATM रेज टू, ATM हो जाएगा राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेज टू 1 माइनस n सेकेंड रेज टू -1। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मेक ए नोट डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैं डेरिवेशन सब पार्ट पे जाऊंगा। So guys, we have completed the rate of the reaction. I've told you about the order, how to determine the order in the JEE NEET also. For the entrance, you have to carry the rate. Okay. Now we'll do some two sample problems based on this. Okay. I'll give you the question and then we'll solve accordingly. देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इट विल बी, ठीक है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। कैलकुलेट द ओवरऑल order from the rate expression, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन। तो ए वाला क्या दिया हुआ है, ए दिया है आर इज इक्वल टू के ए रेज टू 1/2 बी रेज टू 3/2, बी दिया है आर इज इक्वल टू के ए 3/2 b raised to -1 and c a plus b बन रहा है c with a zero order right rate equation, ठीक है, राइट रेट इक्वेशन। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, फाइन। चलो सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग इसका, सोल्यूशन ए का। अब देखो आपको क्या निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आर इक्वल टू क्या दिया है, के ए रेज टू 1/2 एंड बी रेज टू 3/2 दिया है, ठीक है। नाउ यू नो इट्स गिवन आर इक्वल टू के ए रेज टू 1/2 एंड बी रेज टू 3/2, मतलब ए का ऑर्डर क्या है, हाफ विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड दिस इज 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो उन्होंने ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, बराबर है। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा मैं, एक तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन क्लियर है ना। तो अगर ये देखो हाफ विथ रिस्पेक्ट टू ए और 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा मैं, सो देयरफॉर द ओवरऑल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, दैट विल बी 2 सेकेंड ऑर्डर, 4/2 ना सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा सेकेंड ऑर्डर, ऐसे लिखने का, ठीक है ना। चलो बी पार्ट निकालते हैं। बी पार्ट क्या है, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू 3/2 एंड बी रेज टू -1, नेगेटिव है, ठीक है। यस नेगेटिव भी बोलता है, मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, उसका मोल्स कम हो रहे हैं। देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस ब्रैकेट -1, ऐसे लिखने का पूरा रिप्रेजेंट करके। तो कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा ना, हाफ, तो हाफ ऑर्डर हो गया, ठीक है, वर्ड्स में लिख देने का हाफ ऑर्डर हो गया। चलो अभी सी पार्ट लिखने का आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए प्लस बी बन रहा है सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखने का। देयरफॉर इसका रेट इक्वेशन क्या रहेगा, रेट इक्वेशन रहेगा राइट के टाइम्स ए रेज टू 0 एंड बी रेज टू 0, लिखना पड़ेगा ना, 0 तो लिखना पड़ेगा। आर इक्वल टू के मुझे पता है, बट ये ऐसे लिखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो तो ये आपका मैंने अभी दो एक सैंपल प्रॉब्लम कर दिया है, समझ में आ गया ना रेट इक्वेशन कैसा करने का। तो थियरी में भी आ गया तो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। तो सीधा मैंने एक सिंपल मेथड करके मैंने एडिशन करके निकाला हुआ है। एनी डाउट, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अभी हम लोग इसके ऊपर। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन अच्छा है, सैंपल प्रॉब्लम 2 का, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 2। चलो क्या दिया है, देखो द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन
ठीक है, रेट दिया, रेट ऑफ द रिएक्शन दिया है के ए बी एंड सी का स्क्वायर, मतलब ए का 1 बी का 1 और सी का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड द रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज, हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड चेंज व्हेन, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हाउ वुड द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड चेंज व्हेन, देखो 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया, व्हेन concentration of C is doubled, concentration of A is half कर रहे हैं इसको, concentration of B and C are doubled, and fourth concentration of A B C R ट्रिपल, ठीक है। एक प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा खासा हो जाएगा क्वेश्चन अपना, ये चारों सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है। चलो सोल्यूशन क्या बोलता है आपका, ना कॉन्सेंट, अभी रेट दिया आपको ए बी सी, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग मोल्स वाइज लिख लेंगे इसका पहले। तो देखो, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पहले हम लोग कैसा करेंगे शुरुआत, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का लेते हैं हम लोग ए मोल्स पर लीटर रहेगा ए, बी का ले लेते बी और सी का ले लेते सी, सब रहेगा मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। तो देयरफॉर रेट क्या आएगा, रेट विल बी इक्वल टू के टाइम्स, अगर इसका मोल्स में ए लेता हो तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, मतलब ये इसका एक्चुअल रेट है, बराबर ना, ये ओरिजिनल रेट है। अब जब हम चेंजेस करेंगे, जब हम ये 4 डेटा चेंजेस करेंगे 1 बाय 1, तो फिर ये रेट में क्या चेंजेस होगा, क्या बदलाव होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। जब हम चेंजेस करेंगे तो फिर क्या ये चेंजेस होगा रेट में, वो अपने को लिखना है। तो 1 बाय 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट वाला लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, देखो सी को डबल्ड कर रहे, मतलब ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी को चेंज नहीं करना है, तो देयरफॉर जो रेट रहेगा आपका, राइट, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, अच्छा इसको प्रॉपर लिख लीजिए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को डबल्ड कर रहे, मतलब 2C हो जाएगा वो, बराबर है, जो सी था वो आपका 2C हो जाएगा, ये स्मॉल सी है तो इट्स 2C हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेट हो जाएगा आपका के ए बी और ये सी की जगह पे 2C का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स के ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 के ए बी सी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा के ए बी सी स्क्वायर, तो सेम है ये, मतलब रेट कितना हो रहा है 4 टाइम्स ना, देयरफॉर रेट विल बिकम 4 टाइम्स, देखो ऐसे लिखना आंसर आपको, रेट विल बिकम 4 टाइम्स। मेरी बात क्लियर हुई, मैंने क्या बोला, 1 मोर ले लो, चलो सेकेंड। इफ क्या बोल रहा है, ए को हाफ कर रहे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाफ हो रहा है, मतलब जो ए था वो कितना हो जाएगा, चलो बोलो मेरे को, A/2 हो जाएगा, बराबर है। अगर वो A/2 होगा तो देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा बताओ, रेट हो जाएगा के ए की जगह पर A/2 आएगा और बी वैसी रहेगा और सी स्क्वायर भी वैसी रहेगा, ये ओरिजिनल रेट है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हाफ के ए बी सी स्क्वायर, मतलब रेट कितना हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। देखो एक एक कॉन्सेंट्रेशन को अगर जब हम चेंज कर रहे हैं तो रेट कैसे चेंजेस रहा, देखो तो रेट विल बिकम हाफ टाइम्स। चलो वैसे आप एक काम करो, अभी थर्ड निकालो मेरे लिए, चलो अभी बी और सी को डबल करना है, बी और सी को डबल करना है, ए को नहीं टच करना है, अपने आप करो। चलो थर्ड और फोर्थ का मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, थर्ड का, थर्ड, ठीक है, यहां पर ऐसे एरो मार रहा हूं मैं। चलो थर्ड और फोर्थ यहां पर से देख के लिखो, करो अपने आप। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कुछ नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो बी है वो हो रहा है डबल, मतलब ये हो रहा है 2B हो रहा है, बराबर है, जो बी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2B हो रहा है और सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2C हो रहा है,
तो देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा, कम ऑन, रेट विल बिकम k टाइम्स a वैसे का वैसे रहेगा, b की जगह पे 2b और इसकी जगह पे 2c का पूरा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा 8 k a b c स्क्वायर बराबर। तो देयरफॉर रेट कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। चलो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। देखो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, सर्कल कर रहा हूं, ये तीसरा आंसर, ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। चलो फोर्थ निकालते, क्या है, करो अपने आप फोर्थ। चलो फोर्थ करो। फोर्थ क्या है आपका, ए बी सी तीनों को ट्रिपल्ड कर दे, तो मतलब जो ए है वो हो जाएगा 3a, बी भी हो जाएगा 3b और सी भी हो जाएगा 3c। देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बिकम k टाइम्स, चलो करो अपने आप करो, चलो वीडियो है तो क्या होगा, सामने आप लिख सकते हो। k टाइम्स क्या हो जाएगा, a के जगह पर 3a, b के जगह पर 3b और ये हो जाएगा 3c का पूरा स्क्वायर। मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 k a b c स्क्वायर। देयरफॉर रेट कितना हो गया, 81 टाइम्स, ठीक है, रेट हो गया आपका 81 टाइम्स हो गया। देखो क्वेश्चन क्लियर हुआ, मैंने कैसे सॉल्व किया है, चेक करो गाइस, क्लियर हुआ सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, देखो मैंने दे दिया है। एक मैंने सम पूरा रेट के ऑर्डर पे कर दिया कि ऑर्डर कैसे याद करना है, और मैंने ऑर्डर क्या पकड़ा, मैंने ऑर्डर आपका जो दिया था रेट का वही पकड़ा मैंने, ठीक है। यहां पर भी देखो मैंने रेट पकड़ा ए बी सी स्क्वायर, इक्वेशन से मतलब नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूं ऑर्डर में आपको एक ही चीज देखना है, इक्वेशन नहीं देखना है, सिर्फ रेट पकड़ के चलना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने ये वीडियो के लेक्चर में आज क्लियर किया, एक तो मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको बताया, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब जितना मॉलिक्यूल सिर्फ पार्ट ले रहा है रिएक्शन में बस, और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब जो रेट को डिटरमाइन करता है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, रेट को डिटरमाइन करता है, जो पूरा रेट लेके चलता है, कितने मॉलिक्यूल, जैसे आपके घर में देखो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपके घर में डैडी मम्मी आप, आपका भाई बहन जो भी है, तो इतने सारे मेंबर्स है, लेकिन रेट एक ही लेके चलने वाला है, पापा का डिसीजन जो है वो फाइनल खत्म, ठीक है, या फिर मम्मा ने जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन खत्म हो गया एक ही बार, ठीक है। अगर पापा का डिसीजन एकदम फाइनल चल जाता है तो ऑर्डर 1 हुआ, मम्मी पापा का दोनों का डिसीजन अगर स्टैंप लग गया कि हाँ मम्मी ने भी वही चीज बोल दिया तो ऑर्डर 2 हो गया, खत्म, यू कैन डू एनीथिंग नाउ। तो ये होता है, राइट। वो अलग बात है कि घर के ऑर्डर हम लोग खुद ही होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा बेचारे होते ही नहीं। तो ये देखो ऑर्डर आपका होता है, मैंने गैस का एग्जांपल दिया था चाय बनाने का, कि रेट जो कम ज्यादा बनेगा, चाय का फास्ट या स्लो बनेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस। तो ये आपको देखो ऑर्डर का, ये मैंने आपको मैंने बोला ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, मैं अभी आपको डिस्टिंग्विश दूंगा, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मॉलिक्यूलैरिटी का एक्सपेरिमेंटली एक थ्योरेटिकल डेटा है, मेंटली मतलब थ्योरेटिकल डेटा है जो मैं बोलना चाहता था। तो देखो मैंने ऑर्डर का दे दिया, सिर्फ आपको रेट पकड़ के चलना है, जो रेट दिया है वही पकड़ के आप ऑर्डर ऐड करना, देख लो चेक कर लो, ओरिजिनल रेट लेने का और उसको नए रेट के साथ कंपेयर करने का। मैंने R1 R2 R3 का सम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सम था, देख लो एनसीईआरटी का, R1 R2 R3 का डिवाइड करके उसके शॉर्टकट भी दिए थे मैंने आपको जेईई मेंस नीट के, क्योंकि अब मैं ऑर्डर के डेरिवेशन देने वाला हूं। पहले आज मैं अभी आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिस्टिंग्विश दूंगा, आफ्टर दैट एक 2 मिनट का रिवीजन करके ये लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में धड़ाधड़ हम डेरिवेशन करेंगे, याद रखना 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों डेरिवेशन, कम से कम 6 पार्ट है उसके, 4 डेरिवेशन आएंगे, 2 ग्राफिकल आएगा पार्ट और उसके न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेरिवेशन खत्म, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टॉपिक आई एम गोइंग टू वाइंड अप नाउ, ऑलमोस्ट सब इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। और भी एक्स्ट्रा सम्स में जेईई नीट के प्रेशर के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। चलो देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, इसका पूरा नोट डाउन कर लो, पिक दे दूंगा मैं आपको, जो भी कुछ मिस हो जाता है, अगर आपको पिक चाहिए रहता है तो आप बोल दिया करो सर को, एंड आई विल फॉरवर्ड दैट पिक ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, कौन सा पिक, मेरे पास सब पिक्स होता है जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है। So see, one of the most important question which is frequently asked in your board exam also. See, along with the entrance you have to study for the boards also. So for the board exam there is a difference between order and molecularity.
ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट पॉइंट में लिख के देता हूँ, बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक से पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑर्डर क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन ए रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है ना, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, और दिस वन इज नंबर ऑफ reactant molecules taking part in a chemical reaction। ठीक है, सेकंड, तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, जो रेट लॉ इक्वेशन में होता है वो हम सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स करते हैं। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, पावर को हम ऐड करते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी, जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। फिर दूसरा पॉइंट क्या था आपका, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, बराबर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये वाला क्या है, इट इज प्योरली ए थियोरेटिकल डेटा। ठीक है, जो मैंने मेंटली और एक्सपेरिमेंटली बोला था, इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट इज प्योरली ए थियोरेटिकल डेटा। थर्ड, अगर हम बात करेंगे तो थर्ड क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन और एंड जीरो। ठीक है, ऑर्डर कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो, और जीरो। थर्ड, मॉलिक्यूलैरिटी कैन ओनली बी इंटीजर, कैन ओनली बी एन इंटीजर एंड कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन और जीरो, cannot be a fraction or zero, cannot be fraction or zero। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोला मैंने, ऑर्डर आपका सिर्फ एक इंटीजर, ऑर्डर आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कभी आधा नहीं होता है ना कभी जीरो होता है। जीरो नहीं तो रिएक्शन कहां से होगा, तो इट कैन बी ओनली एन इंटीजर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट चेंजेस with experimental conditions। फोर्थ, यहां पर it doesn't changes with experimental conditions। ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, जैसे अगर इसका प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर वगैरह अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो उसके ऑर्डर कैन बी अफेक्टेड, बिकॉज ऑर्डर अल्टीमेटली आपके रेट को अफेक्ट करेगा, रेट कांस्टेंट को भी अफेक्ट करेगा, बट मॉलिक्यूलैरिटी का कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज इट इज प्योरली एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करोगे तो मॉलिक्यूलैरिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वी विल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, याद करो मैंने फर्स्ट दिया था, बोथ एलिमेंट्री एंड complex reactions। It is a property of only elementary reactions। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि एवरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आपको मैंने बताया था कि एवरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपका एलिमेंट्री रिएक्शन बना होता है, सिंपल से। तो ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए भी अप्लाइड है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, क्योंकि हम ओवरऑल ऑर्डर लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए अप्लाइड है, कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी ईच एलिमेंट्री स्टेप्स के देते हैं, मैंने अपने डेफिनेशन में क्लियरली दिया हुआ है। तो ये कंडीशन क्लियर हुआ, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ओनली नंबर ऑफ रिएक्टेंट, एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल, कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन जीरो, कैन ओनली बी इंटीजर, changes with experimental condition, doesn't changes with experimental condition, property of both elementary and complex, property of only elementary। ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट में दे दिया अंडरस्टैंड करने के लिए, बाकी आप अपने नोट से पढ़ सकते हो। तो गाइज, हियर वी आर वाइंडिंग अप द टुडेज लेक्चर, वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी कॉन्सेप्ट। मैंने SN1 सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया, और मेंस एंट्रेंस में भी कि रेट दिया रहेगा वही देखना है, 10 बार बोल रहा हूं बार बार,
रिएक्शन नहीं देखना है, सिर्फ रेट देखना, उसी के ऑर्डर को पकड़ के रखना। मॉलिक्युलरिटी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक स्यूडो ऑर्डर पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक डेरिवेशन सब करने वाला हूं बहुत सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पूरे 6 डेरिवेशंस करूंगा, मिस मत करना, वो वीडियो लेक्चर भी पूरा पढ़ा। और प्लीज रिवाइज करके रखना ऑर्डर भाई, ऑर्डर रिवाइज करोगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो कंटिन्यूएशन में आपको समझेगा। और सूडो ऑर्डर पढ़ा दूंगा, वो 5-10 मिनट का काम है, वो ज्यादा नहीं टाइम लगेगा मेरे को सूडो ऑर्डर के लिए। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सो विल वाइंड अप द टुडेस लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं, सो दैट ज्यादा एकदम हैवी भी नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को पढ़ो, एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक से नोट्स देख लो, एनसीईआरटी रेफर करो प्लीज। मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एमसीक्यूज कहीं से मिलते तो एक्स्ट्रा इसके बेसिस पे सॉल्व कर लिया करो, इजी। एंड देन पर्टिकुलर एमसीक्यू के जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, एक तो बुक बहुत अच्छा होता है, मैं तो बोलता हूँ मार्वल पब्लिकेशंस का आप यूज करो, अच्छे लैंग्वेज में, सिंपल दिया है, गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन से, ऑफ जेई, नीट, यूजी सब है मिक्सअप उसमें, एंड योर सीईटी बेस्ड एवरीथिंग। एंड देन टेक्स्ट बुक के पीछे भी एमसीक्यूज है, देन वी विल सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्लासेस एमसीक्यूज, वी आर गोइंग टू डील विद दैट, राइट। जो भी आपको एमटीजी वगैरह जो भी हम रेफर करेंगे, नाइस बुक फॉर द एमटीजी, फॉर द नीट लेवल ऑल्सो, फॉर एवरी लेवल। सब क्वेश्चन सेम ही होते हैं यार, थोड़े बहुत खाली प्लस माइनस यहाँ वहां करके देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन स्टडी। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिर्फ खाली एक ही सिंपल टूल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी पूरा पढ़ो और फॉर्मूलेस लिख के रखो। आईआईटी का सॉल्व करना भी कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा ऐसा दिमाग में रखो मत, तो पे फॉर्मूलेस रखो, फॉर्मूलाज रखोगे तो धड़ाधड़ सब सॉल्व होगा, ठीक है। प्रेशर में कुछ नहीं काम होता है, आराम से करो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड विल वाइंड अप दैट, ओके। बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।